थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होगी। एंड अब वापस आ जाता हूँ थर्ड स्टार्टा में, जो अपर क्लास था, जो बोलता था कि मैं तो सॉल्व कर लूँ। तो जो हमारे यंगस्टर्स है क्या स्टेप उनको लेना चाहिए सो दैट जनरेशन बाय जनरेशन ये जो डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को वो डैमेज नहीं हो। पहला रिएक्शन तो ये था कि सरदार पागल हो गया। एकदम सीधा ये रिएक्शन था कि भैया जी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या मांग रहा है, मतलब गुटली ये मांग क्यों रहा है, क्या करेगा, इसका होगा क्या। तो अगर आप नहीं रख पाएंगे तो किसान के जो बच्चे हैं वो कैसे मोटिवेटेड होंगे। वो बोलते छोड़ दो, लेबर कर लेते, टोटो चला लेते, बैटरी चला लेते, कम से कम 15-20-25 हज़ार रुपये कमा लेंगे। नमस्ते भारत, स्वागत है फिर से एक नए एपिसोड के साथ इन इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो पावर्ड बाय ईवीओ कनेक्ट। आज हमारे साथ जो बैठे हैं वो एक्चुअली एक हीरोज़ ऑफ भारत के हिस्से में एक व्यक्ति है जिनके बारे में जितना बोलूँ बिना स्वार्थ के ये किए जा रहे हैं इस देश के लिए। मैं इनका स्वागत आज स्पेशल तरीके से करूँगा, जो कि मैं सबको नॉर्मली वेलकम करता हूँ, बट आज इनके लिए एक गाना ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बचपन में शक्तिमान को देखा होगा, ये हमारे हैं गुटली मैन, गुटली मैन, गुटली मैन। और मैं हूँ लक्ष्यराज देवगुरु जायसवाल, शो का होस्ट, आपका दोस्त, और हमारे साथ लवन्या जायसवाल होस्ट बैठी है। वेलकम जसमीत जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। 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 तो जसमीत जी एक बात बताइए, आपके बारे में सुनते हुए आ रहे हैं इतने दिनों से, मतलब ये क्या किक आया आपके अंदर जो ये शुरुआत आपने किया, वो भी बिना कोई स्वार्थ के आप चले जा रहे हैं। 3 साल या 4 साल से मैं देख रहा हूँ आप इस मिशन में लगे हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, मूवी भी बन चुका आपके ऊपर। क्या अगला पैडमैन ऑफ इंडिया गुटली मैन है? इच्छा तो मेरी है कि भी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, शहर शहर, हर जगह गुटली मैन आए। एंड यही एक, मुझे किसी ने, जैसे ये सवाल आप पूछ रहे हो, तो उन्होंने किसी और तरीके से ये सवाल पूछा था। तो उन्होंने कहा भी करना क्या चाहते हो भाई, है क्या, करने का क्या है। तो मैंने उनको यही कहा था कि मेरी इच्छा है कि कल अगर कभी कोई पर्यावरण की बात हो, कोई कहे कि पर्यावरण का काम, तो वहाँ उसको कहा जाए कि आर वी डूइंग इट लाइक जसमीत, हम जसमीत की तरह। मतलब मुझे वो डेटम सेट करना है, क्योंकि ये जब मतलब आपने बोला ना कि इस डेटम सेट के बाद मतलब कल यही बात हो कि भाई अगर हम जसमीत की तरह नहीं कर रहे हैं तो पर्यावरण की बातें वाला काम जो है, मतलब थिक एंड थिन मीटिंग्स ना करें। सो ये जो आप कह रहे थे कि कहाँ से शुरू हुआ, अब मैं पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा भावुक था, पहले से ही भावुक था। उसके लिए थोड़ा सा मैं अगर बताऊँगा, मतलब एक जिसको बोलते हैं, मेरी माता जी जो हैं उनकी शादी हुई 13 साल की उम्र में। 30 साल के मेरे फादर थे। शी केम फ्रॉम अमृतसर, उनको सिर्फ गुरमुखी आती थी। एंड यहाँ उन्होंने क्लास 10 किया, ग्रेजुएशन किया, 12 ग्रेजुएशन, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, बीएड किया। 1971 वॉर में उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया कि अगर वॉर एस्केलेट हो गया तो आई नीड टू बी रेडी एज अ नर्स। एंड देन शी फाउंडेड अ स्कूल इन कोलकाता। उस टाइम में 1980 में स्कूल फाउंड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। एंड देन शी इज़ कम टू मोटर न्यूरॉन डिजीज़। एक डिज़ीज़ है जो डीजेनरेटिव डिजीज़ है, जिसमें शरीर आस्ते आस्ते मतलब आपका रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। सो मैं उस माँ को देख के बड़ा हुआ हूँ। एक तो वो माँ जो लिमिटलेस, मतलब जब मैं सोचता था कि अब ये और कुछ नहीं करेगी, तो वो उसके बाद बोलती थी कि मैं अभी और एक मैं करूँगी, अच्छा अब कुछ बीएड करूँगी। तो ये सारा कुछ एक। दूसरा, उस लिमिटलेस के साथ में मैं देखता था कि इसको क्यों ये कर रही है। ये तो देयर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया जो शादी होती है, शादी के बाद अपना नॉर्मल, लेकिन इसको क्या पड़ी है कि नई भाषाएं सीखनी है, क्या पड़ी है कि स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है, क्या पड़ी है कि मैं मतलब जो अनटच स्ट्राटा है उनको वो करना है। तो एक लिमिटलेस माँ को देखते देखते मैं बड़ा हुआ। तो जो आपने कहा भी क्या आपको, तो वो अंदर से एक था। दूसरा पर्यावरण। तीसरा, कहीं ना कहीं से मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। तो मैं जब गांव में जाता था तो देखता था कि किसान जो हैं ये 2000 रुपये, 2500 रुपये, 1500 रुपये धान की खेती करके कमाते हैं। बहुत ज़्यादा पानी लगता है, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र लगता है, सेहत भी ख़राब करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हैं गरीब। और लैंडलॉर्ड्स होके वो तो अब कहीं ना कहीं ऐसे भी काम कर रहे हैं जो समझ लो लेबर्स हैं या कुछ हैं। उसको मैं एंटरप्रेन्योर कैसे बनाऊँ जिसके पास है ही 2000 रुपये, उसको उसी में मोटिवेट रहना है, उसकी आने वाली नस्ल को भी मोटिवेट होना है
कि हमें भी फार्मर बनना है। तो उसलिए ये एक समझ लो मुहिम अंदर में आई कि मैं इसको कैसे बनाऊंगा। तो वहाँ ये आया कि इसको मोनेटाइज करने वाला एक कोई ट्री देना पड़ेगा मुझे, दैट कैन बी एनी फ्रूट ट्री, जिससे ये कोई बिज़नेस चालू कर पाए। उसका चाहे ट्रेडिंग करे, चाहे बेचे, जो भी करे, उसके पास कुछ सामान हो। क्योंकि ये जो चावल की खेती वो कर रहा है, वो करता है अपनी खुराकी के लिए, कि मुझे साल भर जो खाना है, तो ये उसको उस कैटेगरी में डालता है। इसको वो बेचेगा भी तो कितने पैसे मिलेंगे, और नहीं बेचने का मेन रीज़न है कि उसको कंज्यूम करना है। राइट। तो फ्रूट ट्रीज़ एक ये हो गए। तो इस तरीके से पर्यावरण को मैं देखते हुए एक लिमिटलेस माँ का बच्चा और किसानों के साथ क्या बोलते हैं ना, कि उसको बिज़नेस बनाने की धुन, कि मैं किस तरह से इसको बिजनेसमैन बना दूं, किस तरीके से एंटरप्रेन्योर बना दूं। क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन मुझे ना मीटिंग्स पसंद नहीं है। मुझे हम ना चाय पे चर्चा करेंगे, चलो देयर विल बी अ समिट जहां हम आज ना सबको बैठ के बातें करते हैं। वो मीटिंगों के बाद क्या है, वो लंच डिनर सब कुछ होता है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर मीटिंग्स हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल मीटिंग्स हो, चाहे जो मीटिंग हो। मीटिंग का निष्कर्ष रेयरली मैंने देखा है कि प्रैक्टिकलिटी पे उतरता है। वो मीटिंग्स पे ही रह जाता है, फाइलों पे रह जाता है। फिर अगली मीटिंग होती है कि अच्छा उस मीटिंग में जो डिस्कस किया था, तो उस मीटिंग का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देन वी विल अगेन कीप अ मीटिंग टू एनालाइज दिस मीटिंग। सो इसलिए मैं घुस गया खुद ही, एंड मैंने गुटली मिशन चालू कर दिया, जहाँ मैंने लोगों को कहना चालू किया कि आप आम खाइए, मुझे गुटलियाँ दीजिए। उसके पीछे भी एक रीज़न अगेन आ गया कि मुझे बच्चों को जोड़ना था। तो बच्चे को मुझे जोड़ना है, तो आज कोई भी मिशन अगर बच्चे साथ में नहीं हैं तो वो मिशन फेल हो जाएगा। अब बच्चों को लाने का फिर एक रीज़न और आ गया कि आज हम कहते हैं कि ये बंगाली में बोलूँगा कि खूब गरम हुए गाछ लगाते हो, बहुत गर्मी हो रही है, पेड़ लगाने पड़ेंगे। टू मच हीट, वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज। ये सब हम कब कहते हैं? जब हम चाय पी रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअल साउंड करना है एक बड़ी बड़ी मीटिंग में, एंड टू साउंड हैवी, तो हम ये बातें बोलते हैं। द मोमेंट द टी, द लंच, द डिनर इज़ ओवर, द ट्री प्लांटेशन नेवर हैपन्स। एक वो ट्री अगर लग भी गया तो शहर में लगता है 3 से 30 दिन में वो पेड़ मर जाएगा। वो तो अब देखो, पेड़ मर गया मतलब आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, पैसा फिर कमा लोगे, आपका टाइम वेस्ट हो गया, इंस्टाग्राम की 2 रीलें कम देख लोगे, टाइम वापस आ जाएगा। लेकिन आपका वो जो कमिटमेंट टुवर्ड्स इन्वायरमेंट कि मैंने पेड़ लगाया, वो भी तो उसके साथ में मर गया। मतलब द मोमेंट द ट्री इज़ डेड, योर कमिटमेंट टुवर्ड दैट इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो डेड। So if anybody is okay with his or her own commitment getting death, then okay, शहरों में पेड़ लगाइए जिसकी कोई देख रेख नहीं, पानी किसने डालना है किसने नहीं डालना है। तो ये हो गया एक एस्पेक्ट। अब इसी एस्पेक्ट के साथ में ये भी जुड़ा हुआ है कि 30 साल से लेकर 50 साल का जो आज का समझ लो पॉपुलेशन है, वो सारी ना मोटिवेटेड बहुत है कि हाँ हाँ पेड़ लगाने हैं, यस लगाने हैं, लेकिन लगा नहीं पाती। अगेन क्यों? एक तो इंटेंशन की प्रॉब्लम, दूसरी एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम। लगाऊं कहाँ, किधर लगाऊं, क्या लगाऊं, कैसे लगाऊं, इसकी देख रेख, इसका सारा कुछ, इसी में वो रह जाता है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने अपने ऊपर देखा कि जसमीत, यू आर अ सन ऑफ समबडी हु वाज लिमिटलेस, जो लिमिटलेस थी, लेकिन मे बी शायद ऐसी माएँ सबके पास ना हो जो उसको वो डेटम देती हो। मे बी जितना मैंने टूर किया है रूरल इंडिया, शायद लोगों ने गांव देहात उतना ना देखा हो, तो इसलिए शायद वो नहीं कर पा रहे। तो क्यों नहीं, मेरा तो बचपन में मुझे भी नहीं पढ़ाया गया, इनके भी बचपन में नहीं पढ़ाया गया जो आज 30 से 50 साल वाले हैं, तो क्यों ना मैं स्कूल्स चले जाऊँ। मैं स्कूल में अगर चले जाऊँगा, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 8, क्लास 9, मैं अगर इनको तैयार कर दूं कि आपको इन्वायरमेंट को कैसे देखना है, तो ये आने वाले दिनों में जब ये बच्चे बड़े होंगे, इनको इन्वायरमेंट सॉल्व करने के लिए कोई मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से इनको दे नो हाउ टू टैकल, व्हाट टू डू, हाउ टू प्लांट अ ट्री, वेयर टू प्लांट अ ट्री। इनको पता चलेगा कि हाउ मच अ फार्मर इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ मच इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, हाउ मच इज़ मदर फादर इम्पॉर्टेंट, ओके, हाउ मच टीचर्स आर इम्पॉर्टेंट, ओके, बट हाउ मच फार्मर इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हम कहते हैं ना, खाने के बगैर कितने दिन जिंदा रह जाओगे? आप ही से पूछता हूँ, खाने के बगैर कितने दिन जिंदा? 1 दिन ही बस। पानी के बगैर 1 दिन। ऑक्सीजन के बगैर 1 मिनट भी नहीं। तो बस यही अपने को मैसेज देना था। तो मैंने कहा बच्चे से बढ़िया कुछ क्या होगा। अब बच्चे जो है, अब उनको मैं बोलूँ कि नीम ट्री, तो बच्चा बोलेगा मैंने एनिमल टू आइडेंटिफाई। किसान को बोलता हूँ कि तू धान चाष कम कर,
तेरे को मैं 100 नीम ट्री देता हूँ, तो वो बोलता है मैं क्यों लगाऊँ। मैं बोलता हूँ मेरे शहर में पोल्यूशन है, वो बोलता है आपका धुआं अपने पास रखिए, कहा था ना, तो मेरे को क्यों बोलते हो। तो समवेयर कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ लानी थी कि जो दोनों को मैच कर जाए। बच्चा बोले ओके, ये इससे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, किसान बोले ओके कि मैं इसको, मुझे जितने ट्रीज़ देने आप लगा लो। अब इसी क्षेत्र में ये भी हुआ कि अगेन जैसे आप पूछ ही सकते हैं कि ये मैंगो ही क्यों। अब मैंगो क्यों ऐसे है कि मैंने बचपन के 7 साल एक फल मंडी में बिताए हैं, जिसमें कि फल ही देखा है मैंने, मैंगो ही देखा है, सुबह ऊपर से लेके नीचे, शाम दाएं बाएं, मैंने मैंगो ही देख के बड़ा हुआ हूँ। तो कहते हैं ना बचपन की यादें ही कोई कभी आपको, आपका कोई एक समस्या का इलाज बन जाता है। राइट। तो यही ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि वाई मैंगो। हाँ, तो ये Why एक mango बचपन की seed? एक वो आया, एक तो मेरे लिए नोन सब्जेक्ट था, आई न्यू मैंगो वन। Okay. बच्चे के लिए बहुत, मतलब बच्चा, मतलब मुझे अगर मैंगो पसंद है तो उसको मैंगो पसंद है। Okay. आपको, आप दोनों को मैं सवाल ऐसा पूछ सकता हूँ हाँ कि जी, आपको favorite मैंगो है। पसंद है? फेवरेट है। फेवरेट है, All तो time. मैंगो आज सबको फेवरेट। अच्छा, अब अगर मैं किसान, तो किसान कैन बी अगेन मोनेटाइज, उसको ये पेड़ के साथ वो मोनेटाइज कर सकता है, वो फल बेचेगा, वो अलग अलग तरीके की, आज समझ लो अगर इसको और एक्सपैंड करें आइडिया को, तो आज क्या है, एक मैंगो के ट्री के थ्रू कितनी बड़ी रूरल इकोनॉमी बिल्ड हो सकती है। Correct. अचार से लेके, मैंगो के अपने मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स हैं, Yes. उसके साथ में बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, वर्मी कंपोस्ट एक बनता है, गोबर की खाद। ना गोबर की खाद अगर आप मैंगो को इन्वॉल्व करके बनाओ, जैसे मैंगो का गुठली थोड़ी सी डाल दो, या आप उसमें मैंगो का फ्रूट डाल दो, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उसमें आ जाते हैं। तो ये वो वर्मी कंपोस्ट जब यूज़ करेगा खेती के लिए, तो उसकी खेती और बढ़िया हो जाएगी। तो किसान इज़ हैप्पी, द किड इज़ हैप्पी, द रूरल मतलब द अर्बन, हम सबको मैंगो चाहिए। मैंगो के बेस्ड पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, अचार बनाने वाले, सिरप बनाने वाले, टॉफ़ियाँ बनाने वाले, पता नहीं कितने हैं, मेडिसिन वाले, सारे कोई हैं। अच्छा, अब तो देखो आप, मैंगो टूरिज़म्स होता है, मैंगो के बाग्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, टूरिज़म्स होते हैं। तो ये सारा कुछ हो गया, एंड इन्वायरमेंट को O2 CO2 का बैलेंस तो मिला, Yes. दे दिया। लेकिन साथ में मैं आपको बताऊं, मैंगो ट्री इज़ अ ट्री विच इज़ अ बिग सपोर्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ना बायोडाइवर्सिटी ये होती है कि हम, जैसे एक पेड़ लगा, उस पेड़ का फूल, मैंगो का जो पेड़ का फूल जो है बहुत स्वाद होता है। तो उसको खाने के लिए बहुत तरीके के कीड़े मकोड़े आते हैं, अब उसको खाने के लिए पक्षी आते हैं, तो दैट क्रिएट्स क्रॉस पॉलिनेशंस। जैसे थोड़ा सा मैं अगर सरल भाषा में बताऊं, आपने देखा होगा कि मैंगो के फरवरी के करीब मैंगो के पेड़ में बहुत सारे फूल लगते हैं। हाँ। तो ये जो फूल है, इसको अगर हिंदी भाषा में बोलें, पॉलन परागन, मतलब इसका परागन और ये सारा कुछ पॉलिनेशंस होना बहुत ज़रूरी है उस टाइम में, तभी तो वो फल में तब्दील होगा। हाँ, बदलेंगे। अब उसके लिए अगर जैसे क्या है ना, अगर हमने बात में मैं जोड़ दे रहा हूँ, लोग आजकल केमिकल बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो अलग अलग पॉलिनेटर्स आपने जैसे मार दिया, पॉलिनेटर्स को मार दिया जो आने वाली थी, तो ये फूल जो है पॉलिनेशन के साथ प्रोसेस में नहीं गया, स्टेज में नहीं गया, एंड ये फल में तब्दील नहीं हुआ। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाइए, एंड ये जो ट्री है बायोडाइवर्सिटी को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसके बाद मैंगो ट्री इज़ अ ट्री विच इज़ टेक्निकली एवरग्रीन, मतलब सारा साल ये ग्रीन रहता है, इसकी कैनोपी बहुत बड़ी रहती है। मैंगो ट्री इज़ अ ट्री विच इज़ अ काइंड ऑफ अ नेचुरल AC। इसके नीचे आप कभी भी प्रैक्टिकली जाना, देखना, इसके नीचे बैठना, आपको इसके नीचे का टेम्परेचर दूसरे थोड़ी दूर के टेम्परेचर से कम दिखेगा। Okay. सो ये ट्री एक ऐसा ट्री है विच इज़ ये ऐसा है हीरो, जो हीरो बोलता है कि हाँ जी दौड़ना है दौड़ूंगा, मारना है मारूंगा, नीचे से ऐसे जाना है जाऊंगा, बंदूक लेके वो भी कर लूँगा। तो मैंगो ट्री इज़ अ ट्री विच कैन एक्ट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। सो दैट इज़ द रीज़न मैंगो ट्री, जो आपने बोला कि क्यों मैंगो ट्री। इसीलिए हो सकता है फलों का राजा आम को बताया जाता है। एकदम फलों का राजा भी है। जो पेड़ है, पेड़ की छाल से लेकर, मतलब जैसे ये मैं बताऊं कि गुठली, ये गुठली जो है, इस गुठली के अंदर का जो सीड है, उस सीड को अगर आप मैश करके कोकोनट ऑयल के साथ अगर मिक्स कर हाँ दें, जी। तो इससे बढ़िया कोई स्किन केयर नहीं है। ओके। अच्छा। दैट्स प्रूवन फैक्ट। यस। इससे बढ़िया कोई स्किन केयर हो ही नहीं सकता।
अच्छा, गुठलियों से अलग अलग पेट के डिसऑर्डर्स हैं उसके चूर्ण बनते हैं। हाँ जी मैंने भी सुना था इसके मैंगो पेड़ की जो पत्तियां हैं दैट इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। उसकी चाय बना के डायबिटिक पेशेंट्स पिए, दे विल फील वेरी लाइट, वेरी गुड। जो उसकी छाल है, जो उसकी रूट्स है, उसकी जैसे फीमेल्स को आजकल पीसीओडी है, जैसे इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो उसकी छाल का वो आप रस बनाए, चूर्ण बनाए, आप उसको लें। तो इसी तरीके से मैंगो ट्री अपने आप में बोलता है मेरे पे रिसर्च करते करते तुम ख़त्म हो जाओगे, बट मैं देना नहीं बंद होऊंगा, मैं देते रहूँगा। आपकी बातों से लगता है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। और दूसरा चीज़ मैं जसमीत जी बोलना चाहूँगा, जैसा कि अपने जो रिचेस्ट बिलियनर हैं एलन मस्क बोलते हैं 2034 के बाद लोगों को काम नहीं करना होगा, एआई रेवोल्यूशन चलेगा, तो वी विल बी बैक टू बेसिक्स, हमें फार्मिंग ही करना होगा। और इंडिया जो कि सबसे नंबर 1 है फार्मिंग में, एक्सपोर्ट भी करता है। तो जैसा कि मेरे यूथ में मैं देखता हूँ कोविड के बाद बहुत लोगों में बदलाव आया ग्रीनरी को लेके। अपने छोटे भाई को भी देखता हूँ टेरेस पे, उसने पूरा हाइब्रिड थ्योरी से किया है, 6 मंथ्स में आम उगा रहा है। तो जो हिंदुस्तान का यूथ है एग्रीकल्चर बिजनेस में जाने के लिए, ये स्टार्ट करने के लिए, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? मैं सबको यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में आप एग्रीकल्चर को एक बहुत बड़ा अस्त्र की तरह देखें। उसके 2 रूप, अगेन एक तो क्या है कि बैक टू बेसिक्स जाना ही पड़ेगा, एंड अनदर नेक्स्ट 25 ईयर्स इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द क्लाइमेट। ये आने वाले दिनों में मैं आपको ये बताऊंगा कि 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने वाला है अगर हमने पेड़ नहीं ढंग से लगाए तो। 1, अगर हमने समझ लो जो ये हीट को बढ़ने दिया तो ये 5 से 6 डिग्री भी हो सकता है अगर हमने पेड़ लगा लिए, तो दिस इज़ दैट। दूसरा क्या है कि आज एग्रीकल्चर बेस्ड हम जो, जैसे आपने बोला कि मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप चावल की खेती की तरफ दिमाग कम लगाएं। मैं किसानों को भी ये कहता हूँ कि आप फलों के पेड़ की तरफ जाएं, जो कि उसकी जैसे क्या होता है कि मैंगो को अगर ले लें तो अगर कोई आइडली इस बात को समझना चाहता है तो 1 एकड़ लैंड पे अगर मैंने ये गुठलियों वाले पेड़ लगाए तो ये 40 लगेंगे, क्योंकि बहुत दूर लगाना पड़ेगा मुझे, इसकी कैनोपी बहुत बड़ी होती है, ये हाइट भी बहुत होती है सीड वाले। लेकिन जैसे ही हमने इस पेड़ को ग्राफ्टिंग कर दिया तो ये ग्राफ्टिंग का जो ट्री है ये आराम से 1.5 से 3 साल में फ्रूटिंग देना चालू कर देता है, एंड 1 एकड़ में हंसते हुए 400 पेड़ लग सकते हैं। अच्छा, अब पेड़ इतने लग गए, आपको मैंगो मिलने चालू कर दिए। मतलब लेना नहीं चाहिए आइडियली 1 से 2 साल फल नहीं लेना चाहिए, 3 साल के बाद फल लेना चाहिए, फल मिलना चालू हुआ। अब उसके बीच की जो जगह है उस जगह में आप सब्जियां लगाइए, आप अदरक लगाइए, तो वो एक कैश क्रॉप आपका बन गया, वो आपके पास मतलब रेगुलर इनकम्स देने का एक आपके पास बन गया। एंड आप इसकी जो पत्तियां एंड अलग अलग चीज़ें जो हैं उनको बिक्री करने का आप उसका साधन बना सकते हैं। सो 1 एकड़ ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड अगर ढंग से कोई प्रमोट करे, ढंग से उसको करे, तो दैट कैन ईजिली ऑन द लोअर साइड ईजिली गिव हिम 2.5 लाख रुपया साल का विद दैट सब्जीज एंड एवरीथिंग। तो 25,000 रुपया महीना जो कि आपने लगा लिया। मैंगो ट्री एक बार लगाने के बाद वो कहता है कि 3-4 साल के बाद तो वो चल रहा है, वो तो 70-80 साल बड़ा होगा अब, तो आपसे और केयर वो नहीं मांग रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत नेचुरल खाद मांग रहा है, जो अगर नेचुरल खाद बनाना बड़ा इजी है। और आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा है कि भी फर्टिलाइजर्स आप कम यूज़ करें और नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं। तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि आप एग्रीकल्चर को बहुत अच्छी तरीके से चूज़ कर सकते हैं। आपके घर के 2-3 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर पे अगर आपको 100 किलोमीटर दूर आपको अगर खेत मिलता हो, उस पर थोड़ी सी खेती करना चालू करें, क्योंकि ये आपको 2 ड्यूअल एस्पेक्ट देगा। एक तो बैक टू बेसिक्स, दूसरा कहीं ना कहीं से ट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए। अगर कोई कहेगा, मैं ये सवाल मतलब आप लोगों को सवाल पूछने से पहले अगर बोल दे रहा हूँ, अगर कोई कहेगा भाई मैं कैसे अफेक्टेड हूँ, इन सब चीज़ों का मेरा क्या लेना देना है, मैं तो बैठा हूँ, तो मैं इसको ऐसे स्ट्राटा रूप में बता देता हूँ कि कल अगर जब दाम बढ़ेंगे, जब दाम चीज़ों के बढ़ेंगे, तो उनमें सबसे पहले पिसेगा गरीब। खेती समझ लीजिए, एग्रीकल्चर पे आता हूँ,
तो उसका क्रॉप फेल हो सकता है। हीट, क्लाइमेटिक चेंज, बहुत कुछ, 1 डिग्री से 3 डिग्री मैंने बोला, तो उस पर क्या है, उसको असर आएगा। सबसे पहले मिडिल क्लास को असर ये आएगा कि उसका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। उसकी पॉकेट में अगर 100 रुपया था, कल वो जितना खरीदता था आप कम खरीदेगा। सो पुअर इज अफेक्टेड इमीडिएटली, द मिडिल क्लास विल बी अफेक्टेड मे बी अ डे और 2। थोड़ा सा अपर क्लास बोलेगा भैया मैं तो कोजी इन्वायरमेंट में हूँ, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ भी गया तो आई कैन हैंडल, ठीक है। गवर्नमेंट, उसको बहुत ज़्यादा असर आएगा, बिकॉज जैसे ही ये चीज़ें यहाँ से प्रोडक्शन कम होंगी किसान के लेवल से या लोअर मिडिल क्लास लेवल से, तो उस पूरा का असर उसके अपनी अर्निंग्स पे आएगा, तो वो फिर से डेफिसिट पे उसको एक इशू आएगा। एंड ये तो इशू आया कि प्रोडक्शन अगर कम हुई, अगर प्रोडक्शन कम हुई के साथ में हीट वेव्स ज़्यादा हैं, फ्लडिंग ज़्यादा है इस हिंदुस्तान में ड्यू टू स्पेकुलेटिव वेदर। हमने सुना है ना, स्पेकुलेटिव स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे चला जाता है, पता नहीं कैसे क्या करता है, लेकिन आज की डेट में क्लाइमेट जो है अपने आप में स्पेकुलेटिव बन गया है। आज हीट है, थोड़ी देर बाद बारिश है, तो जो पेड़ है वो बोलते भैया इतना इरेटिक मुझे नहीं चलेगा, इतना इरेटिक मैं नहीं चलेगा। तो आज सरकार को एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा, जो पैसा शायद वो कहीं और लगा सकती थी, लेकिन उसको ये फ्लडिंग या ये डिस्ट्रप्शन ऑफ क्लाइमेट, वेदर्स, इन्वायरमेंट, जो भाषा जिसको समझ में आती हो, एंड अब वापस आ जाता हूँ थर्ड स्ट्रैटा में, जो अपर क्लास था, जो बोलता था कि मैं तो सॉल्व कर लूँगा। नाउ अपर क्लास को अगेन सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन यहाँ पहुँच जाएगा कि उसको प्रॉब्लम। दूसरा, उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑल अक्रॉस फैक्ट्रीज या जहाँ पर भी, वो सारी की सारी अफेक्टेड होंगी ड्यू टू दीज लोअर स्ट्राटा। सो अगर कोई टॉप एंड पे इंडस्ट्रीज बोलता है कि इन्वायरमेंट का मेरा क्या लेना देना, नो आई एम नॉट बॉदर्ड, 4 ट्री लगे ना लगे, 4 ट्री कम लगे, मेरा क्या असर है भाई। ट्री के साथ असर ऐसा है, हम सारे ह्यूमन बींग, बेटर एनवायरमेंट, बेटर ह्यूमन साइकोलॉजी, बेटर ह्यूमन हेल्थ, बेटर ह्यूमन हेल्थ, बेटर ह्यूमन साइकोलॉजी, बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर प्रोडक्टिविटी उन सेम टाइम में, बेटर प्रोडक्टिविटी पे हायर गेन्स, बेटर प्रॉफिट्स। तो कोई बिजनेसमैन अगर बोल रहा है कि मेरा कोई लेना ही देना नहीं है, तो मैं उसको बोलूँगा भैया जाओ बैक टू बेसिक्स, जाओ कहीं पढ़ाई फिर से करो, कोचिंग लो, कुछ लो, लेके फिर से आओ। करेक्ट। आज जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आउट ऑफ द वे फिर चले जा रहा हूँ। मैंने कोई रील देखी थी अभी, एक इकोनॉमिस्ट पे बात हो रही थी, इकोनॉमिस्ट का वो चल रहा था, तो बोलते हैं आने वाले दिनों में ना 150 रुपये डॉलर हो सकता है, आने वाले 4-5 साल 10 साल में हो सकता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं तो देखो हर चीज़ को ना, ठीक है मैं चाहे एंटरप्रेन्योर हूँ, आई एम ऑल्सो अ बिजनेसमैन, मेरा सब कुछ है, लेकिन जो मेरा मिशन है वो एक कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का है। तो उसमें मैं हर चीज़ को पहले इन्वायरमेंट के एंगल से देखता हूँ कि अच्छा ये जो बोल रहा है, तो ये इन्वायरमेंट कहाँ खड़ा है। तो देखो, अब सबसे पहले अगर मैं बोलूँ इंडिया को अगर कोई बोल रहा है 150, जैसे आपने भी देखा, तो $150 पे तभी होगा ना कि डिफरेंट स्ट्राटा उसके ऊपर प्रेशर देंगे। करेक्ट। जब डिफरेंट स्ट्राटा प्रेशर देता है तो ये प्रेशर देने वाले स्टार्टर्स कौन होंगे? प्रेशर देने वाले स्टार्टर्स में डिफरेंट जो ऑयल्स एंड ये जो हम बातें सुन रहे हैं कि भाई हाँ जी महंगा ऑयल, ये सब तो चलो सुन ही रहे हैं, गोल्ड ना सुन रहे हैं, इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट को नहीं संभाला तो आई विल से यू 2.5 से 5% तक जीडीपी हमारी डाउन हो सकती है इन द कमिंग 25 ईयर्स ड्यू टू दिस इन्वायरमेंट, क्योंकि इसके कारण से जो लॉसेस क्रिएट होंगे तो सारा कुछ। तो आज $150 वो जो बात है उसमें इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर हमने नहीं टैकल किया तो कहीं ना कहीं से ये भी बोलेगा आइए मैं साथ देता हूँ आपको डॉलर को उस तरफ ले जाने में। तो जसमीत जी, जैसे कि इसी बात पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे, जो एनवायरमेंटल डैमेज है ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है आज के टाइम पे देश में। तो जो हमारे यंगस्टर्स है, नई पीढ़ी है, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहते हो, क्या स्टेप उनको लेना चाहिए टूवर्ड्स दिस एनवायरनमेंट, सो दैट जनरेशन बाय जनरेशन ये हमें जो डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को, वो डैमेज नहीं हो, वो कुछ हद तक ठीक हो सके। देखिए ऐसा है कि मैं इसी के लिए तो गुटली मिशन चालू किया मैंने, कि कहीं ना कहीं से जो लोग इन्वायरमेंटल डैमेज को टैकल नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर रहे थे कि भाई आम खाइए, उसकी गुटलियाँ मुझे दे दीजिए, अगर आप पेड़ नहीं लगा पा रहे तो मैं पेड़ लगा लूँगा, सैपलिंग्स बनाऊँगा, ग्राफ्ट करूँगा, किसानों को दे दूँगा। ये हो गया एक। दूसरा, ये युद्ध जो है
देखिए आज की डेट में इस देश में 2000 करोड़ से ज़्यादा पेड़ की कमी है। मतलब इंडिया का फॉरेस्ट कवर होना चाहिए था 33 से 35%, वो है एक्चुअली में 25-26%। तो दैट 10% गैप इज़ अ वेरी बिग गैप। मतलब अगर उसको हम क्वांटिफाई करें तो शायद 2.5 लाख किलोमीटर के उस पर हम क्वांटिफाई करेंगे जहाँ उतने ट्रीज चाहिए। तो यूथ को मैं यही कहूँगा कि आदत डालिए, हर साल हर क्लास में एक ही पेड़ लगाना है। वन ट्री एट अ मोमेंट, एक क्लास में, और क्लास 10 तक चले जाइए। और इसका अब जैसे आपने पूछा, अब मैं आपको इसका और एक जो मैं दूसरी जगह बोलते हैं, जब आपने पूछ ही लिया तो मैं तो गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ मैंने, कि भैया ये मेरी बात को सुन के वो इसके ऊपर पहल करें। क्लास 10 के अक्रॉस बोर्ड्स, इंडिया के अक्रॉस बोर्ड्स में अगर गवर्नमेंट की तरफ से बोल दिया जाए कि 10 पेड़ बड़े करने पे हम आपको 3 से 5 नंबर देंगे रिगार्डिंग दिस ट्री प्लांटेशन, तो देखिए फैमिली भी जुड़ जाएगी, बच्चे भी जुड़ जाएंगे। एंड ये कैसे ऑडिट होगा, क्या होगा, मैं बताता हूँ, मैं गाइड कर दूंगा। मुझे इन्वायरमेंटल के जिसमें आप मेरे से जो सेवा लेना चाहते हैं, तो आप खुद सोचो कि कितना स्टूडेंट आज की डेट में इंडिया में हर स्टूडेंट क्लास 10 तक अगर 10 पेड़ लगा दे, विजुलाइज करो कि इंडिया की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आने वाले 10, 15, 20 साल में कहाँ खड़ी होगी। बड़ी स्ट्रेटेजिकली वो सॉल्व होती जाएगी, एक दिन में नहीं होगी लेकिन वो सॉल्व होती जाएगी। तो दो आपके जो आपने सवाल पूछा, दो, एक तो आम खाइए, गुठलियाँ मुझे दे दीजिए, दूसरा हर क्लास में आप जब हर क्लास में जाएं एक पेड़ लगाना है मुझे। इसको क्या बोलते हैं ना, शाबाशी देने के लिए मैं सरकार को बोलूँगा कि भैया क्लास 10 तक अगर कोई बच्चा 10 पेड़ बड़ा कर दे रहा है और उसका ऑडिटेबल बड़ा कर दे रहा है, तो भैया उसको 3 से 5 नंबर जो भी हो सकते हैं एजुकेशन बोर्ड को। तो आपको लगता है कि स्कूल में ये कंपलसरी कर देना चाहिए? या एनवायरमेंट की तरफ ये जो आपने स्टेप लिया है, ये हर एक एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को सिखाना चाहिए एकदम। मैं तो आज देखिए मोर देन 130 स्कूल्स अक्रॉस इंडिया में मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो मुझे बुलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग जितने स्कूल्स हैं मुझे बुलाए, मैं आना चाहता हूँ। मैं आऊँगा और बच्चों के साथ यही बच्चे, मैं तो बोलूँगा कि इन बच्चों को देखिए, व्हेन आई टॉक एनवायरनमेंट विद देम, दे आर सो ईगर, सो एक्साइटेड। तो इनसे बात करने में, इनको सिखाने में तो सीखने को तैयार हैं, क्योंकि देखिए हमारी तरह तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बच्चे हैं, ये बोलते हैं उनको जो सिखाओगे हम वो सीखेंगे, तो इन्वायरमेंट सिखा देते। और साथ में इनको ये बताना पड़ेगा कि फार्मर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शहर में कोई जगह नहीं है, तो फार्मर को साथ में लेके इन्वायरमेंटल गोल्स पूरे करने पड़ेंगे। आप फार्मर को छोड़कर आप इन्वायरमेंटल गोल करिएगा, नहीं होगा, नहीं पूरा होगा। तो किस बच्चे को मालूम होना पड़ेगा कि पेड़ कैसे बढ़ा, क्या बढ़ा, और क्यों ना मैं किसान के साथ वर्क करूँ। एंड मैं, जैसे आपने तो बच्चे के बारे में पूछा है, मैं तो बोलूँगा ऑल कंपनीज, एवरीबडी, सबको, अरे आज की डेट में हर एक के पास CSR है, हर एक के पास है। वो सोच लेना कि मेरे CSR का 25% तो इन्वायरमेंट पे जाना चाहिए। एनवायरनमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी का है। अगर वो CSR पे सोच ले कि अच्छा इतनी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में मेरा पैसा जाता है, 25% तो देखिए भैया जाना चाहिए इन्वायरमेंट में, वो मेंटली अगर सोच ले, काम हो गया। काम हो, छोटे छोटे सरल से इलाज है। सही बात है। जसमीत जी, एक सवाल आपके लिए। ट्रेडर्स हमेशा इंस्टेंट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। एक पेड़ लगाना और उसे एसेट बनाना एक स्लो प्रोसेस है। जेन-ज़ी और जेन अल्फ़ा को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का माइंडसेट कैसे सिखाएं? देखिए अब ऐसा है कि अगेन, जैसे ही आप जेन-ज़ी को देखिए, जेन-ज़ी को ना हमने बड़ा अंडर एस्टिमेट से किया हुआ। हमने मतलब ये हर टाइम में ना ये होता है, हर टाइम में होता है कि उस टाइम की जो 12 से 15 साल की, 16 साल की जो आबादी होती है, वो उसको कमज़ोर ही समझता है। ये 50 साल से 100 साल से होता है, हज़ारों साल से चल रहा है। आज क्या वर्ड मिल गया है जेन-ज़ी, ये वर्ड हमने टैग दे दिया है। लेकिन जो आज से 20 साल पहले जो 15 से 16 साल 17 साल के बच्चे थे, तो क्या वो बड़े मतलब उनके माँ बाप या उनको बड़ा अंडरस्टूड किया जाता था, या वो बच्चों के अंदर ऐसी वाली भावनाएं नहीं थी? Maybe tools have come, maybe communication tools have come, maybe a mobile has come, maybe some movie has shifted to a television screen, but उसका मनोस्थिति, उसकी सोचने की ताकत वही है। अब रह गया कि आज अगर उसको अवेयर करा देते हैं ना, तो आज आप देखो ना, आप जो बोल रहे हो जेन-ज़ी, तो इतना स्टार्टअप, इतने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, इतने तो जेन-ज़ी कहाँ से कर दे रहे? अगर दे आर सो डम
इफ दे आर सो डम देन हाउ कम दे आर ब्रिंगिंग इन न्यू आइडियाज? कैसे वो कर दे रहे? सब कुछ तो आज लीडरशिप स्टोरीज हैं, कितनी स्टोरीज वो Correct. बना के दे रहे हैं, इंडियन स्टोरीज हैं, दूसरी कंट्री की स्टोरीज हैं, मतलब